नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के जिला नागौर से है। नागौर में एक पर्वतसर नाम का गांव पड़ता है। पर्वतसर गांव का रहने वाला होता है बलराज सिंह। बलराज सिंह के पास अपनी 16 एकड़ ज़मीन होती है। बलराज सिंह अपने गांव में खेती किसानी का काम किया करता था। बलराज सिंह की गिनती अमीर लोगों में होती है। बलराज सिंह के पास पैसे और पावर दोनों होती है। बलराज सिंह के परिवार में उसकी एक पुत्र वधू होती है। इस पुत्र वधू का नाम रेशमा देवी होता है। रेशमा देवी देखने में काफ़ी खूबसूरत महिला होती है। रेशमा देवी के पति कमल कुमार की 3 साल पहले कार दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से रेशमा देवी अब विधवा हो जाती है। लेकिन रेशमा देवी इस घर में अब अकेला रहना शुरू कर देती है, क्योंकि रेशमा देवी के एक 4 साल का बेटा भी होता है, जिसका नाम चिंटू होता है। रेशमा देवी हर समय एक ही बात सोचा करती थी कि मेरे ससुर बलराज सिंह के पास 16 एकड़ ज़मीन है। ससुर के मरने के बाद 16 एकड़ ज़मीन उसी के नाम हो जाएगी। ऐसी ऐसी बातें वह सोचती रहती थी। इसी कारण रेशमा देवी ने अपनी दूसरी शादी भी नहीं की। इसी तरीके से अब आगे चल के रेशमा देवी, उसका ससुर जो बलराज सिंह होता है, वह उसके साथ बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला होता है। लेकिन बलराज सिंह तो बाद में कोई कांड करता है, उससे पहले रेशमा देवी भी 2 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देती है। अब इस पड़ोस में एक लड़का रहता है, जिस लड़के का नाम राहुल होता है। राहुल जो कि जमींदारों के खेतों में मेहनत मजदूरी किया करता था। राहुल अपनी माँ सरोज देवी के साथ एक टूटे फूटे मकान में रहता था। राहुल के ये घर बहुत ही गरीब होता है। राहुल अक्सर इस महिला रेशमा देवी के घर पे आ जाया करता था। रेशमा देवी धीरे धीरे करके राहुल को पसंद करने लगती है। आखिरकार कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक समय होता है, सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास का टाइम होता है। बलराज सिंह खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। घर पर बलराज सिंह की बहू रेशमा देवी अकेली रह जाती है। जैसे ही रेशमा देवी अपने घर का कामकाज कर रही होती है, उसी समय दरवाजे पे दस्तक दी जाती है। रेशमा देवी दरवाज़ा खोलती है। रेशमा देवी देखती है कि उसके ठीक सामने राहुल खड़ा होता है। राहुल एक हैंडसम व नौजवान लड़का होता है। जैसे ही रेशमा देवी राहुल को देखती है और तो रेशमा देवी की नीयत में कमी आ जाती है और रेशमा देवी अपने मन में सोचती है कि मेरा पति तो मर चुका है, अपने घर में मैं अकेली रहती हूँ, क्यों ना मैं इस लड़के के साथ अपना अकेलापन दूर कर लेती हूँ। फिर रेशमा देवी होती वह राहुल को अपने प्रेम जाल में फंसाने की सोचती है। जब रेशमा देवी के मन में ये सब बातें चल रही थी, तो उस समय राहुल कहने लगता है कि चाची मुझे 1000 रुपये उधार दे दो, क्योंकि मेरी माँ सरोज बीमार पड़ी है, मुझे मेरी माँ के लिए दवाइयाँ लेने जानी है। अब अगले महीने मैं तुम्हारे 1000 रुपये वापस लौटा दूंगा। अब जैसे ही रेशमा देवी ये बातें सुनती है, तो रेशमा देवी कहने लगती है कि राहुल तुम घर के अंदर आ जाओ। इसके बाद राहुल घर के अंदर कमरे में चला जाता है। रेशमा देवी उसी समय अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी खोलकर 1000 रुपये निकालती है। 1000 रुपये राहुल को देती है और राहुल को कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बता देना। इसी तरह से रेशमा देवी की नज़र उस लड़के राहुल पे टिकी होती है। राहुल को वह हासिल करने के बारे में रेशमा देवी सोचती है कि मैं अब हद से भी गुजर जाऊंगी, मुझे राहुल बहुत ही पसंद है। राहुल 1000 रुपये लेकर अब घर से बाहर निकलता, सीधे अपने घर चला जाता है। थोड़ा समय गुजरता है। रेशमा देवी अब सोचने लगती है कि क्यों ना अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जाए और इस लड़के को पूरी तरीके से अपने प्रेम जाल में फंसा लिया जाए। इसके बाद कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 4 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे का टाइम होता है। बलराज सिंह अपने घर पे बैठा होता है। बलराज सिंह अपने पुत्र वधू रेशमा को कहने लगता है कि रेशमा, आज मुझे अपने दोस्त की एक बेटी की शादी में जाना है, अगर तुम भी मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल पड़ो। लेकिन रेशमा देवी अपने ससुर को कहती है कि पिताजी मुझे घर पे ज़रूरी काम है, घर के कामकाज करने पड़ते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। बलराज सिंह कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। लेकिन आज रात रेशमा देवी ये कुछ बड़ा करने वाली होती है। तो शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास का टाइम होता है और चिंटू अपने घर पे खेल रहा होता है।
फिर जो बलराज सिंह होता है वह अपनी पुत्र वधू को कह के अपने दोस्त की शादी में चला जाता है। इसके बाद कुछ घंटों का समय बीतता है। रेशमा देवी सज धज के और अपने कपड़ों पे इत्र छिड़क के घर से बाहर निकलती है। थोड़ी देर बाद रेशमा देवी राहुल के घर पे चली जाती है। राहुल के घर पे जाने के बाद रेशमा देवी राहुल की माँ सरोज से मिलती है। सरोज का हालचाल पूछती है और सरोज को कहने लगती है कि तेरी तबीयत कैसी है। सरोज कहने लगती है, रेशमा मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, मुझे कुछ पैसों की और ज़रूरत है, मुझे आज 1,000 रुपये और उधार दे दो और मेरा बेटा राहुल ये सारे पैसे तुम्हारे अगले महीने लौटा देगा। रेशमा देवी कहने लगी कि सरोज तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारी दवाइयों का पूरा प्रबंध कर दूंगी। इसके बाद रेशमा देवी व सरोज को कहने लगी है कि सरोज तुम्हारा बेटा राहुल कहाँ गया है। सरोज कहने लगी कि मेहनत मजदूरी करने गया है, शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास घर लौटेगा। उसी समय रेशमा देवी सरोज को कहने लगती है कि सरोज जैसे ही तुम्हारा बेटा राहुल आ जाए तो मेरे घर पे भेज देना, मुझे उससे कोई ज़रूरी बातें करनी है, एक ज़रूरी काम है। सरोज देवी ही उसी समय रेशमा को कहने लगी कि जैसे ही मेरा बेटा राहुल घर पे आ जाएगा मैं तुम्हारे घर पे भेज दूंगी। इसी तरीके से रेशमा सरोज के घर से बाहर निकलती है और सीधे अपने घर पे चली जाती है। शाम के तकरीबन 6 बजे का टाइम होता है। राहुल अपने घर पे आता है और सरोज राहुल को कहने लगती कि राहुल तुम्हारी रेशमा चाची घर पे आई थी और तुम्हें कोई ज़रूरी काम के लिए अपने घर बुला के गई है। फिर राहुल कहने लगता है कि माँ किसी बात की फ़िक्र मत करो। और लेकिन सरोज देवी अपने बेटे राहुल को कहने लगती कि बेटा राहुल तुम रेशमा के घर जा रहे हो, तुम ऐसा करना रेशमा से 1,000 रुपये और उधार लेके आना, ये सारे पैसे अगले महीने लौटा देना। राहुल हंसते मुस्कुराते अपनी माँ सरोज को कहने लगता कि माँ कोई बात नहीं, मैं उसके घर पे चला जाऊँगा। इसी तरीके से अब राहुल अपने घर से बाहर निकलता है और सीधा रेशमा के घर पे चला जाता है। रेशमा का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। रेशमा अपने घर का दरवाज़ा खोलती है, सामने देखती है कि राहुल खड़ा होता है। अब रेशमा इस राहुल नाम के लड़के को कहने लगती कि राहुल तुम घर के अंदर आ जाओ और तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। राहुल घर के अंदर आ जाता है और कमरे में बैठ जाता है। रेशमा कहने लगती कि राहुल मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, मुझे नहीं, मैं जानती नहीं हूँ कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। राहुल पूछने लगा कि चाची ऐसी क्या बातें हैं जो आप मुझसे करना चाहती है। इसके बाद रेशमा देवी लड़के राहुल को कहने लगती है कि देखो राहुल मेरा पति गुजर चुका है, तुम्हारे घर पे तुम्हारी बूढ़ी माँ रहती है, आजकल वह उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तुम्हारे घर पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, तुम कहो तो मैं तुम्हारी गरीबी दूर करती हूँ। अब राहुल ऐसी बातें सुनता है तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन रेशमा देवी साफ साफ शब्दों में कहने लग जाती है राहुल मैं तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए एक शर्त रखती हूँ। आज रात मैं घर पे अकेली हूँ, मेरे ससुर अपनी दोस्त की बेटी की शादी में गया है, तुम आज रात मेरे घर पे आ जाना और हम साथ मिलके अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। जैसे ही राहुल को ये बातें कही जाती है तो राहुल समय समझ जाता है और चाची को कहने लगता है कि ये चाची बदले में मुझे पैसे भी चाहिए। फिर राहुल होता है वह अपने घर चला जाता है, परंतु उसकी चाची होती है वह 2,000 रुपये निकालती है और राहुल को दे देती है। राहुल हंसते मुस्कुराते पैसा लेकर सीधे अपने घर चला जाता है। रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम होता है और राहुल अपने घर से दबे पाँव निकलता है और अब दबे पाँव निकलने के बाद सीधा वह रेशमा के घर पे पहुंच जाता है। रेशमा के दरवाजे पे दस्तक दी जाती है। रेशमा अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि सामने राहुल खड़ा होता है और रेशमा राहुल को घर के अंदर ले लेती है। फिर राहुल का हाथ खींचकर अपने बेडरूम में ले जाती है और घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर देती है। और इसके बाद राहुल और रेशमा के बीच रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने शुरू हो जाते हैं। वे दोनों तब तक गलत रिश्तों को अंजाम देते हैं तब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। और जैसे ही दोनों का काम ख़त्म होता है तो फिर जो रेशमा होती वह राहुल को कहने लगती कि मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगी तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। फिर राहुल कहता है कि तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो चाची, मैं हर रोज़ तुम्हारे घर आ जाया करूँगा और फिर तुम्हें बदले में मुझे कुछ पैसे भी देने होंगे। फिर जो रेशमा होती है वह कहती है कि तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। फिर राहुल अपना काम ख़त्म करके रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास अपने घर चला जाता है। इसी तरीके से रेशमा और राहुल का प्रेम, रेशमा होती वो राहुल को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। अब रेशमा देवी का जब भी मन करता है वह इस लड़के राहुल को
रात में बुला लिया करती थी और फिर राहुल को कुछ पैसे भी दे दिया करती थी और अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाती थी। इसी तरीके से कुछ वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 25 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है। बलराज अपने घर पे खाना खा रहा होता है। खाना खाने के बाद अपने मन में सोचने लग जाता है, क्यों ना मैं खेत में चला जाऊं, खेत में कुछ काम धंधा कर लूँगा। हाँ, फिर बलराज होता है वह उसी समय घर से बाहर निकलता है और अपने खेत में चला जाता है। खेत के कामकाज में व्यस्त हो जाता है। आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद रेशमा होती है, वह अपने घर पे अकेली होती है। साथ में उसका 4 साल का बेटा चिंटू भी होता है। रेशमा अपने मन में सिर्फ एक ही बात सोचती है कि आज आज वो दिन में घर पे अकेली है। उसके ससुर खेत में कामकाज करने चले गए हैं। वह उसी समय राहुल को अपने घर बुला लिया जाए, लेकिन जो रेशमा होती है वह उसी समय राहुल को फ़ोन कॉल करती है और राहुल को कहती है कि राहुल तुम मेरे घर पे आ जाओ, मुझे तो उनसे कुछ ज़रूरी बातें करनी होती। राहुल भी उसी समय साइकिल के माध्यम से गांव आ जाता है और राहुल जो रेशमा के घर पे आ जाता है और रेशमा का दरवाज़ा खटखटाता है। रेशमा अपना दरवाज़ा खोलती है तो सामने उस लड़के राहुल को देखती है। इसी तरीके से रेशमा और राहुल अंदर बैठ के बातचीत करना शुरू कर देते हैं। कम से कम आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है। दोनों लगातार बातचीत करते रहते हैं। इसी दौरान रेशमा का ससुर बलराम अपने खेत से घर वापस लौट आता है। बलराम सिंह देखता है कि घर के अंदर राहुल नाम का लड़का और उसकी पुत्र वधू वो रेशमा अश्लील बातें कर रहे होते हैं। अब यह बातें बलराम को बर्दाश्त नहीं होती। बलराम सिंह उसी समय उस लड़के राहुल को अपने पास बुलाता है और राहुल को धमकी देता है कि राहुल तुम मेरे घर के आसपास नज़र भी मत आना। अगर तुम मेरे घर के आसपास नज़र आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसी ऐसी धमकियां बलराम होता है वह राहुल को देता है। राहुल काफ़ी डर जाता है। राहुल उसी समय बलराम के घर से बाहर निकलता है और सीधे अपने घर पे चला जाता है। फिर जो वो रेशमा होती है उसको बलराम कहता है कि तुम इस लड़के से दूर रहना। हाँ हाँ, फिर अगर तुमने कभी इस लड़के को घर पे बुला लिया तो वो तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसी ऐसी धमकियां बलराम अपने पुत्र वधू को ही देता है। फिर जो बलराम होता है वह अपने जो रेशमा होती है उसको कहता है कि मुझे जल्दी से खाना दो और मैं खाना खा के अब सोना चाहता हूँ, मैं खेत से थक हार के आया हूँ। फिर जो रेशमा होती है वह अपने ससुर को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद और वह आराम से अपने कमरे में जाके सो जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक तारीख आती है, 2 जुलाई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे का टाइम होता है। बलराम सिंह अपने घर पे बैठा होता है। बलराम सिंह अपने पुत्र वधू रेशमा होती है, वह घर का कामकाज कर रही होती है, लेकिन अब बलराम सिंह की नीयत उसकी पुत्र वधू रेशमा पर खराब हो चुकी थी। अब बलराम सिंह उसी समय रेशमा को कहने लगा कि रेशमा तुम घर पे अकेली रहती हो, तुम्हारा घर पे मन नहीं लगता होगा, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ खेत में चलो। लेकिन रेशमा देवी बात को टालते हुए कहने लगी कि पिताजी मुझे खेत में नहीं जाना है, मैं खेत में नहीं जाऊंगी। अब जैसे ही ससुर और बहू के बीच सारी बातें हो रही थी उसी समय गांव का एक लड़का वहां पे आ जाता है। लड़के का नाम नवीन होता है। नवीन जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो बलराम से मिलता है और बलराम को कहने लगता है कि चाचा तुम्हें एक नौकर की ज़रूरत है। मुझे एक कहीं से पता चला कि अब उसी समय बलराम कहने लगा कि मुझे एक नौकर की ज़रूरत है। वह लड़का नवीन कहने लगा कि मैं तुम्हारे खेतों में कामकाज करना चाहता हूँ। बलराम सिंह कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो तुम कल से मेरे खेत में आ जाना। लेकिन पास में ही रेशमा बैठी होती। रेशमा की नज़र उस नवीन की कद काठी पे पड़ती है तो रेशमा की नीयत में कमी आ जाती है। फिर रेशमा कहने लगती है कि लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, पिताजी आप इसको खेत के कामकाज के लिए रख लो। फिर 10 दिनों का वक्त गुजरता है और नवीन भी बलराम के खेतों में काम करता रहता है और बलराम का पूरा मन जीत लेता है। बलराम सिंह उस लड़के नवीन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग जाता है। बलराम सिंह उस लड़के नवीन पे आंख बंद करके भरोसा करने लग जाता है, क्योंकि नवीन कुमार बहुत ही मेहनती व ईमानदार लड़का होता है। नवीन हर रोज़ और शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास अपने घर जाया करता था और सुबह 8 बजे खेतों में काम करने के लिए आया करता था। लेकिन लड़का नवीन होता है बलराम के घर पे भी आया जाया करता था। बलराम सिंह की पुत्र वधू रेशमा देवी होती है, वह लड़के से भी काफ़ी बातचीत किया करती। धीरे धीरे बलराम सिंह की पुत्र वधू रेशमा और उस लड़के नवीन की दूरियां कम हो जाती हैं। फिर वह धीरे धीरे उनकी नज़दीकियां और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित ज़्यादा होने लग जाते हैं।
कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। 20 जुलाई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे का टाइम होता है। बलराम सिंह उस नौकर नवीन दोनों खेतों में काम कर रहे होते हैं। बलराम सिंह नवीन को कहने लगता है कि नवीन, आज तो खेत में बहुत कामकाज है। नवीन कहने लगता है कि ठीक है चाचा, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, आज मैं सारा कामकाज ख़त्म कर दूंगा। हाँ, और कामकाज ख़त्म करके ही मैं गांव वापस जाऊंगा। अब इसके बाद बलराम सिंह होता है वह नवीन और खेतों में काम करना शुरू कर देता है और कामकाज करते करते दोपहर के करीब 12 बज जाते हैं। उसी समय बलराम सिंह नौकर को कहने लगा कि खेतों में काम ज़्यादा होने के कारण तुम दोपहर का खाना खेत में ही लेके आ जाओ। फिर नवीन कहने लगा कि चाचा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आज दोपहर का खाना खेत में ही लेके आ जाता हूँ। फिर बलराम अपने पुत्र वधू को फ़ोन करता है और कहता है कि नवीन घर पे खाना लेने के लिए आ रहा है, तुम खाना तैयार कर दो। और फिर जो रेशमा होती है वह खाना तैयार करने लग जाती है। बलराम का नौकर नवीन होता है, वह घर पे जाता है और रेशमा से खाना मांगने लगता है और कहता है कि मालिक, बलराम सिंह ने मुझे घर पे खाना लेने के लिए भेजा है। तब रेशमा कहती है कि तुम कुछ समय बैठो और मैं तुम्हारे लिए एक खाना तैयार कर देती हूँ और खाना का टिफ़िन पैक कर देती हूँ। फिर नवीन उसके घर के अंदर बैठ जाता है और फिर वह रेशमा देवी होती है, वह खाना तैयार करती है और जल्दी जल्दी खाने का टिफ़िन पैक कर देती है। लेकिन रेशमा देवी उसी समय घर का मुख्य दरवाज़ा भी बंद कर देती। इस लड़के नवीन को कहने लगती कि नवीन, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, साथ में तुम मेरे साथ कमरे के अंदर चलो। तब नवीन रेशमा के साथ कमरे के अंदर चला जाता है। रेशमा उसी समय अलमारी से 1000 रुपये निकालती है और नवीन को दे देती है। नवीन को कहने लगती है कि नवीन देखो, तुम्हें हर रोज़ पैसे मिलेंगे, लेकिन तुम्हें आज मेरा एक काम करना पड़ेगा। नवीन नौकर पूछने लग जाता है कि मालकिन, ऐसा कौन सा काम है जो मुझे हर रोज़ करना पड़ेगा। रेशमा देवी साफ साफ और सुंदर शब्दों में कह देती है कि तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। लेकिन नवीन भी कुछ कम नहीं होता है। नवीन नौकर बड़ा खुश होता है। इसके बाद नवीन, रेशमा देवी और नवीन के बीच रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं और दोनों अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लग जाते हैं और दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो फिर नवीन कहता है कि मुझे अब टिफ़िन पैक कर दो, मुझे अब खेत में जाना पड़ेगा। फिर नवीन होता है वो टिफ़िन लेकर खेत में चला जाता है। बलराम और नवीन दोनों बैठकर खाना खाते हैं। उसी तरीके से अब तीसरे चौथे दिन बलराम आम सिंह अपने नौकर नवीन को अपने घर पे भेज दिया करता था, क्योंकि बलराम अपने नौकर नवीन पे आंख बंद करके भरोसा करने लग जाता है। नवीन नौकर घर पे जाता और रेशमा से मिलता और फिर रेशमा भी उसको कुछ पैसे दे देती थी और दो पैसे लेने के बाद रेशमा अपने नौकर के साथ वक्त गुजारा करती थी। इसी तरीके से रेशमा देवी अपने नौकर नवीन को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती। इसी तरीके से थोड़ा वक्त गुजरता है। इसके बाद एक तारीख आती है, 27 जुलाई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है। बलराम सिंह अपने खेतों पे चला जाता है और उसका नौकर नवीन भी अपने खेतों में कामकाज कर रहा होता है। बलराम सिंह अपने मन में सोचने लगता है, क्यों ना आज बैठकर खेत में पार्टी की जाए। बलराम सिंह इसके बाद एक दोस्त रूप सिंह को फ़ोन कॉल करता है और रूप सिंह को कहता है कि रूप सिंह, तुम जल्दी मेरे खेत में आ जाओ, खेत में बैठ के आज हम सब पार्टी करेंगे। तब रूप सिंह अपनी मोटरसाइकिल उठाता है, सीधा बलराम सिंह के खेत में आता है। बलराम सिंह के पास आकर बैठ जाता है और बलराम सिंह और नौकर नवीन को आवाज़ देता है और कहता है कि नवीन, तुम पास के ही शराब के ठेके पे जाओ और 4 बोतलें बियर की खरीद के लेके आ जाओ। नवीन को कुछ पैसे देता है। इसके बाद नवीन सीधा ठेके पे जाता है और ठेके पे जाने के बाद कुछ बोतलें लेके आ जाता है और आने के बाद बलराम सिंह और रूप सिंह दोनों बैठकर शराब पीना शुरू कर देते। शराब पीते पीते दोनों को वो बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। लेकिन बलराम सिंह वो अपने दोस्त रूप सिंह को कहने लगता है कि बातों में मत उलझाओ, मुझे साफ साफ शब्दों में बताओ कि आखिरकार क्या बात है, तुम ऐसे उदास क्यों रहते हो बलराम सिंह। इसके बाद रूप सिंह अपने दोस्त बलराम सिंह को पूछता है, तुम्हारे घर पे जो नौकर होता है वह है नवीन, यह तुम्हारे ये घर पे कई बार आता जाता रहता है। लेकिन बलराम सिंह कहने लगता है कि वह बहुत अच्छा है लड़का है, इसको मैं घर पे खाना लेने के लिए भेजता हूँ, क्योंकि नवीन बहुत ही ईमानदार व मेहनती लड़का है। लेकिन रूप सिंह कहने लगता है कि तुम दिन में अपने घर पे बेचते हो, लेकिन मैं इस लड़के नवीन को रात में भी तुम्हारे घर पे आते जाते देखा हूँ। अब जैसे ये बात बलराम सिंह को कही जाती है तो बलराम सिंह का माथा ठनक जाता है। बलराम सिंह अपने मन में सोचता है कि उसकी पुत्र वधू रेशमा देवी फिर से गलत रास्ते पर चल पड़ी है और अपने पुत्र वधू रेशमा देवी इस नौकर के साथ भी अपना वक्त गुजारती है। ऐसे ऐसे ख्याल बलराम सिंह के मन में आने लग जाते हैं।
फिर जो बलराम सिंह होता है वह खेत में बैठकर काफ़ी देर तक शराब पीता है और फिर वह कहता है कि मुझे घर पे बहुत ज़रूरी काम है, मैं वह काम घर पे जाके ख़त्म करके आता हूँ। और वह सारी बातें करने के बाद अब बलराम सिंह शराब के नशे में धुत होकर सीधे अपने घर पे चला जाता है। और बलराम सिंह अपने पुत्र वधू रेशमा अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और रेशमा देवी जैसे ही ससुर को सामने खड़ा देखती है और इसके बाद बलराम सिंह अपनी बहू रेशमा को कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप बलराम सिंह घर के अंदर आ जाता है। बलराम सिंह घर के अंदर कोई हथियार देखता है और बलराम सिंह उसी समय एक दरांती दिखाई देती है। बलराम सिंह उसी समय उस दरांती को उठाता है और दरांती उठाने के बाद अपने पुत्र वधू रेशमा के गले पर दरांती रख देता है। रेशमा को कहने लगता है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारा गला काट दूंगा, यहीं पर मैं तुम्हारा पूरा गला काट दूंगा। इसके बाद बलराम सिंह अपने पुत्र वधू रेशमा को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कमरे में चलना पड़ेगा। रेशमा देवी काफ़ी डर जाती है। रेशमा देवी अपने ससुर बलराम सिंह के साथ कमरे में चली जाती है। इसके बाद बलराम सिंह अपने पुत्र वधू के हाथ पैर बांध देता है और इसके बाद मुंह में भी कपड़ा ठूंस देता है। यह सब करने के बाद दरांती की नोक पर पुत्र वधू रेशमा के साथ गंदा व गलत काम करना शुरू कर देता है। बलराम सिंह रेशमा के साथ इस गंदे काम को तब तक अंजाम देता है जब तक बलराम सिंह की इच्छा पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही बलराम सिंह की इच्छा पूरी हो जाती है इसके बाद बलराम सिंह अपने पुत्र वधू रेशमा को कहने लगता है कि तुमने हमारे नौकर नवीन को भी नहीं छोड़ा। तुम नवीन को भी जैसे तैसे करके अपने प्रेम जाल में फंसा के उसके साथ कई रातें रंगीन कर लिया है। मैं तुम्हारे साथ यह गंदा व गलत काम किया है इसी वजह से। अब तो हर रोज़ मैं तुम्हारे साथ ये गंदा व गलत काम करूंगा। अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब रेशमा देवी को ये धमकियाँ दी जाती है तो रेशमा देवी काफ़ी डर जाती है। इसी तरीके से बलराम सिंह का पूरा काम खत्म हो जाता है। बलराम सिंह घर से बाहर निकलता है और अपने दोस्त रूप सिंह के साथ बैठकर शराब पीने लग जाता है। लेकिन बलराम सिंह यहीं पर नहीं रुकता। वह उसी समय बलराम सिंह अपने नौकर नवीन को अपने पास बुलाता है और वहाँ पर उसको काफ़ी देर तक पिटाई की जाती है और अपने नौकर नवीन को कहने लगता है कि आज के बाद आज ना तो मेरे खेत में आना और ना ही मेरे घर के आसपास दिखाई देना। अगर तुम मेरे घर के आसपास भटकने की कोशिश भी की तो तुम्हें जान से मार दूंगा। ये धमकियाँ नवीन को दी जाती है। नवीन भी काफ़ी डर जाता है। इसके बाद बलराम सिंह होता है वह अपने मन में सोचता है और अपनी बहू रेशमा के साथ गंदा व गलत काम किया था। वह दूसरी व तीसरी बार शराब के नशे में धुत होकर अपने घर आया और अपनी पुत्र वधू रेशमा का फ़ायदा उठा लिया करता था। रेशमा देवी अपने ससुर से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। इसी तरीके से रेशमा देवी अपने मन में ठान चुकी थी कि कैसे भी अपने ससुर से पीछा छुड़ाना है। इसी तरीके से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक ऐसी रात आती है, रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का टाइम होता है। बलराम सिंह नशे में धुत होकर अपने घर पे आता है और घर पे आने के बाद अपने पुत्र वधू रेशमा के साथ गलत व गंदा काम करने की कोशिश करता है। बलराम सिंह गहरे शराब के नशे में होने के कारण चारपाई पे लेट जाता है। उसी समय रेशमा देवी देखती है कि उसके ससुर को गहरी नींद आ चुकी है। रेशमा देवी ही अपने उस नवीन नौकर को फ़ोन कॉल करती है और नवीन को कहने लगती है कि नवीन तुम मेरे घर पे आ सकते हो और मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती है। नवीन कहने लगता है कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आ सकता, तुम्हारे ससुर ने मना किया है, वो मुझे जान से मार देगा। रेशमा देवी अपने नौकर नवीन को कहती है कि मैं तुम्हें इसके बदले में 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। आज रात तुम्हें मेरे ससुर को जान से मारना है। इसके बाद 1 लाख रुपए के लालच में आके नवीन वहाँ पे आ जाता है। रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम होता है। रेशमा देवी के दरवाजे पर नवीन आके खड़ा होता है। रेशमा देवी अपना दरवाज़ा खोलती है। रेशमा देवी खुद ही एक चाकू नवीन को पकड़ा देती है और नवीन तेज धार वाले चाकू से रेशमा देवी और नवीन अपने ससुर के कमरे के अंदर चले जाते हैं। बलराम सिंह नशे में धुत हुआ एक चारपाई पे लेटा होता है और जो नवीन होता है वह उसी समय बलराम के हाथ पैर रस्सी से बांध देता है। हाथ पैर बांधने के कारण रेशमा देवी अपने ससुर को और जो धारदार चाकू होता है उससे ससुर का प्राइवेट पार्ट काट देती है और जैसे ही प्राइवेट पार्ट्स कट जाता है तो उसका ससुर चीखना व चिल्लाना शुरू कर देता है। चीखना चिल्लाने की आवाज़ सुन के पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बलराम सिंह अपने पुत्र वधू रेशमा और नौकर ने बलराम सिंह
का गला भी काट दिया था। अब बलराम सिंह की उसी समय मौके पर मौत हो जाती है, परंतु आसपास के लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि ये बलराम सिंह की पुत्र वधू रेशमा और उनके नौकर नवीन ने बलराम सिंह की हत्या कर दी है। तो उनमें से एक पड़ोस के लोग, जिसका नाम संदीप कुमार होता है, संदीप कुमार नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता। तकरीबन 2 घंटे के बाद वहाँ पे पुलिस पहुँचती है, बलराम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और बलराम नाम की पुत्र वधू रेशमा और नौकर नवीन को पुलिस पकड़ लेती है। तो दोस्तों, भविष्य ही तय करेगा कि बलराम सिंह की पुत्र वधू रेशमा देवी और नौकर नवीन को क्या सज़ा सुनाई जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं किसी के दिल को आहत करना, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है और आप लोगों को सावधान करना है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।